हेलो स्टूडेंट्स, हम आज लेंगे कॉमर्शियल लॉ में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का संवहन। जिस तरह प्रस्ताव का संवहन होता है उसी तरीके से स्वीकृति का संवहन भी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब माना जाता है या किस ढंग से किया जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, उस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक एवं स्वीकृता के साथ अलग अलग समय पर पूरा हुआ माना जाता है। दोनों पक्षकारों के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन को अपन अलग अलग स्थिति में समझा सकते हैं। जैसे प्रस्तावक के विरुद्ध संवहन, एन अगेंस्ट प्रपोजल। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृता ने स्वीकृति भेज दी हो तथा इस स्वीकृति को वापस लेना उसकी शक्ति के बाहर हो गया, तब वो प्रस्तावक के लिए स्वीकृति का संवहन माना जाता है। सेकंड है इसका स्वीकृता के विरुद्ध संवहन, एन अगेंस्ट एक्सेप्टर। इसमें स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा हुआ माना जाता है जब स्वीकृति प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। अब ये धारा जो 4 है, इसके अनुसार प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृता ने स्वीकृति का संदेश भेज दिया हो तथा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। इस धारा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चाहे प्रस्तावक को स्वीकृति का संदेश मिला अथवा नहीं मिले, स्वीकृता के अधिकारों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि स्वीकृता ने स्वीकृति का संदेश प्रेषित कर दिया है तो वह अपनी स्वीकृति से प्रस्तावक को बाध्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को 1 अगस्त को पत्र लिखकर 500 रुई की गांठें एक निश्चित मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव करता है। बी उस प्रस्ताव की स्वीकृति 5 अगस्त को पत्र द्वारा भेज देता है तो ए को 7 अगस्त को प्राप्त हो जाता है। तो इस उदाहरण में प्रस्तावक ए के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन 5 अगस्त को पूरा हो गया है। परिणाम स्वरूप बी ए को 500 रुई की गांठें बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर सकता है तथा इन रुई की गांठों की सुपुर्दगी न देने पर वह क्षतिपूर्ति करवा सकता है। यदि यह स्वीकृति का पत्र ए को कभी भी प्राप्त न हो तो भी बी को यह अधिकार प्राप्त होगा क्योंकि उसने अपनी स्वीकृति दे दी थी। दूसरी ओर स्वीकृता यानी बी के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन 7 अगस्त को तब पूरा होता है जबकि स्वीकृति का पत्र ए को प्राप्त हो जाता है। जब स्वीकृति का पत्र ए को मिल जाता है तो वह बी को रुई की गांठें खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर सकता है। किंतु यदि ए को बी का स्वीकृति पत्र कभी न मिले तथा डाक में खो जाए तो वह बी को भी अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अब स्वीकृति जो है, इसके लिए सामान्य नियम या जनरल रूल्स है। वो कौन से हैं? जैसे डाक से अगर स्वीकृति भेजी है तो इस संबंध में ये है कि जब प्रस्ताव में स्वीकृति के संवहन के माध्यम का निर्धारण नहीं किया जाता है तो स्वीकृति उचित एवं प्रचलित ढंग से देनी चाहिए। ये धारा 7 में है। व्यवहार में डाकघर को उचित प्रचलित माध्यम माना जाता है। अनेक विवादों के निर्णय में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि डाक स्वीकृति का उचित माध्यम है। डाक द्वारा स्वीकृति के संबंध में लॉर्ड लिंडले ने लिखा है कि जब स्वीकृति डाक द्वारा की जाती है तो अनुबंध उसी समय पूर्ण हो जाता है जबकि स्वीकृति
पत्र डाक में डाल दिया जाता है, भले ही वह प्रस्तावक के पास पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे। भारत में भी ये सिद्धांत प्रचलित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामदास चक्रवर्ती बनाम कॉटन जिनिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में इस सिद्धांत को लागू किया था। इस मामले के अनुसार प्रतिवादी कंपनी ने अंशों का आवंटन पत्र वादी के पते पर डाक द्वारा भेजा था, किंतु वादी ने कहा कि उसे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिस समय स्वीकृति पत्र प्रस्तावक के नाम से भेजा जाता है, उसी क्षण प्रस्तावक के साथ अनुबंध पूर्ण हो जाता है। प्रस्तावक के पास पत्र पहुंचने अथवा न पहुंचने की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु कंपनी आवंटन पत्र भेजने का न्यायालय के समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी, अतः वादी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये निर्णय उसमें दिया था डाक से स्वीकृति के संबंध में। नेक्स्ट है, स्वीकृति का पत्र देरी से अगर मिलता है तो क्या स्थिति होती है। यदि स्वीकृति पत्र देरी से मिलता है तो भी प्रस्तावक उस स्वीकृति से बाध्य किया जा सकेगा, यदि स्वीकृति ने पत्र पर पता सही एवं उचित ढंग से लिखा है। इस संबंध में एग्जाम्पल है, डनलप बनाम हिंगिस का मामला आता है। इस मामले में डनलप ने 28 जनवरी को 2000 टन कच्चा लोहा एक निश्चित मूल्य पर हिंगिस को बेचने का डाक द्वारा प्रस्ताव किया, जो उसे 30 जनवरी को मिल गया। हिंगिस ने उसी दिन उस प्रस्ताव की स्वीकृति डाक में डाल दी। इस बीच मौसम खराब हो जाने से कोहरा छा गया था, अतः पत्र 18 फरवरी को मिला। इस बीच कीमत बढ़ जाने के कारण डनलप ने कच्चा लोहा बेचने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबंध हो चुका है, अतः डनलप कच्चा लोहा बेचने के लिए बाध्य है, भले ही उसे स्वीकृति पत्र देरी से ही क्यों न मिला हो। नेक्स्ट है, गलत पता लिखने की दशा में यदि स्वीकर्ता ने स्वीकृति पत्र पर सही एवं उचित ढंग से पता नहीं लिखा है और वह स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को नहीं मिलता है, तो उस स्वीकृति से प्रस्तावक बाध्य नहीं है। किंतु यदि प्रस्तावक ने स्वयं ही अपना पता गलत लिखकर भेजा है और वही पता स्वीकर्ता स्वीकृति पत्र पर लिखकर भेजता है तथा वह पत्र प्रस्तावक को नहीं मिलता है, तो भी स्वीकर्ता प्रस्तावक को अपनी स्वीकृति से बाध्य कर सकेगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन पर स्वीकृति का संवहन। टेलीफोन पर अनुबंध उसी समय हुआ माना जाता है जबकि स्वीकृति प्रस्तावक को सुनाई दे जाए। जब तक स्वीकृति सुनाई नहीं देती है तब तक अनुबंध का जन्म नहीं होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी के मामले में बहुमत से न्यायाधीशों ने इस सिद्धांत को लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार टेलीफोन पर किए गए अनुबंध पक्षकारों द्वारा आमने सामने रहकर किए गए मौखिक अनुबंधों के समान होते हैं, किंतु ये आवश्यक है कि टेलीफोन पर कही गई बात को दोनों पक्षकारों ने उचित ढंग से सही सुनी हो। इस संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि टेलीफोन पर दी गई स्वीकृति का खंडन नहीं किया जा सकता है। इसका कारण ये है कि टेलीफोन तात्कालीन अथवा तात्क्षणिक संवहन के साधनों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, टेलेक्स पर स्वीकृति का संवहन। इसी प्रकार टेलेक्स पर किए गए अनुबंध भी डाक से किए गए अनुबंधों से भिन्न होते हैं। टेलेक्स पर किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति जब तक टेलेक्स पर नहीं आ जाती है तब तक स्वीकृति का संवहन पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट है, अनुबंध का स्थान। अनुबंध में उसके स्थान का अत्यंत महत्व होता है। अनुबंध के स्थान के आधार पर ही न्यायालय के कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। स्वीकृति के स्थान के संबंध में सामान्य नियम है कि यदि प्रस्ताव एक स्थान विशेष पर किया गया है
तथा दोनों पक्षकार व्यक्ति से उस स्थान पर उपस्थित है तो अनुबंध का स्थान भी वही होगा जहाँ पर उपस्थित होकर दोनों ने प्रस्ताव एवं स्वीकृति दी है। यदि प्रस्ताव तथा स्वीकृति डाक के माध्यम से पत्र द्वारा दी गई है तो वह स्थान अनुबंध का स्थान माना जाएगा जहाँ से स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला गया है। यदि टेलीफोन अथवा टेलेक्स पर प्रस्ताव एवं स्वीकृति दे दी गई हो तो जिस स्थान पर स्वीकृति प्राप्त हुई है वह स्थान अनुबंध का स्थान माना जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे.सी. शाह तथा न्यायाधीश के.एन. वांचू ने भगवान दास, गोवर्धन दास बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास के मामले में इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस मामले में वादी ने अहमदाबाद से प्रस्ताव किया जिसकी प्रतिवादी ने खामगांव से टेलीफोन पर अहमदाबाद में स्वीकृति दी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुबंध का गठन निर्माण अहमदाबाद में हुआ। अनुबंध का समय, जिस समय डाक में स्वीकृति पत्र डाला जाएगा वह समय अनुबंध का समय माना जाएगा। टेलीफोन तथा टेलेक्स की दशा में अनुबंध का समय वह होगा जब प्रस्तावक को स्वीकृति का संदेश प्राप्त होगा। नेक्स्ट है एजेंट की दशा में स्वीकृति का संवहन। यदि किसी व्यक्ति ने अपना प्रस्ताव अपने एजेंट के माध्यम से भेजा है तो स्वीकृता अपनी स्वीकृति भी उसी एजेंट को दे सकता है। एजेंट का स्वीकृति देते ही प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा हुआ माना जाएगा, चाहे एजेंट स्वीकृति का संदेश अपने मालिक को कभी भी पहुंचाए भी नहीं तो भी वो संवहन माना जाएगा। एंड लास्ट है इसका लाउड स्पीकर पर किए गए ठहराव। लाउड स्पीकर का उपयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर जैसे लाउड स्पीकर पर बोली लगाना या कोई प्रतिज्ञा करना या वचन देना किसी भी पक्षकार को बाध्य नहीं कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भंवरीलाल बनाम सुख दर्शन लाल के मामले में ये निर्णय दिया कि लाउड स्पीकर पर दिए गए वचनों का बंधनकारी प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें, ये जो बातें हैं स्वीकृति के संवहन के, ये जनरल रूल्स है। जब कभी भी स्वीकृति का संवहन होता है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।